डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव राठौड़ है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की वो डरावनी कहानी सुनाना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे एक ही सपना सबसे अच्छा लगता था। एक दिन मैं भारतीय सेना में भर्ती हो जाऊँगा। इसकी तैयारी मैंने तब शुरू कर दी थी जब मैं 8 साल का था। अपने गांव की वो बड़ी ग्राउंड में इतना ज़्यादा भागा करता था कि हर कोई पूछा करता था, क्या खेलना चाहते हो? क्या क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे? किस तरह आगे बढ़ना चाहोगे? मैंने कहा, मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा कि मैं कोई खिलाड़ी बनूं। मैं इसलिए ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि मैं भारतीय आर्मी में जा पाऊं और वहां जाकर देश का नाम ऊंचा कर पाऊं। मेरी जिद थी कि मैं मरूंगा तो जंग के मैदान में मरूंगा। लेकिन हर बार जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। मेरा शरीर तगड़ा था, मैं भाग अच्छे से सकता था, लेकिन भारतीय आर्मी में आपकी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल भरा होता है। मेरे पांव चपटे हैं और बस ये कारण दिया गया था मुझे, और मैं सेना में भर्ती नहीं हो पाया। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी कि मैं चपटे पांव को ठीक कैसे करूं। आखिर इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करवाना होगा, मैं उनसे पूछ रहा था। और उन्होंने कहा था, ये शरीर में विकार माना जाता है, आर्मी में चपटे पांव वालों को भर्ती नहीं किया जाता। मैं किससे मदद मांगता? क्या मैं ऑपरेशन करवा लूं, अपनी टांग तुड़वा लूं? मैंने हर किसी से ये सवाल किया था। मैं जानना चाहता था आखिर कैसे ठीक हो सकता हूं, और अंत में समझ में आया मैं सेना में अब भर्ती नहीं हो सकता। और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। बचपन से आंखों में जो सपना लेकर मैं जी रहा था, ऐसा लगने लगा था वो सपना अब ठीक नहीं होने वाला। अब मैं ढूंढने लगा था कोई ऐसा काम जिससे मैं जिंदगी का गुजर बसर कर पाऊं। जिंदगी जीने के लिए कोई काम तो करना पड़ता है ना। कभी कभी आपके सपने टूट जाते हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको फिर से उठकर खड़ा होना पड़ता है। दोबारा से जिंदगी का नया लक्ष्य बनाना पड़ता है। और इसमें मेरी मदद की थी एक मंत्री ने। उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था। जब वो हमारे गांव में आए हुए थे, उन्होंने मुझे वो फुटबॉल खेलते हुए देखा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। आंखों में जोश था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आज मैं इतना तेज भागूंगा कि मेरी जिंदगी आगे निकल जाएगी। उस मंत्री ने जब मुझे देखा तो मुझे कहा था, तुम बताओ, क्या तुम इस खेल में भारत की तरफ से खेल सकते हो? तुम इतना आगे जा सकते हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। फिर वो मुझसे बात करने लगा कि तुमने अपना शरीर इतना तगड़ा कैसे बनाया? देखने में लगता नहीं कि कोई तुम्हें हरा सकता है। मैं तब उन्हें पूरा सच बता चुका था। उन्होंने भी मायूसी में कहा था, ये तो तुम्हारा सपना टूट गया। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पुलिस में भर्ती हो सकते हो, वहां भी देश की सेवा कर सकते हो। मैंने कहा, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। अगर मेरी आर्मी में भर्ती नहीं हुई तो पुलिस में भर्ती होगी। उन्होंने कहा था वो जान पहचान लगाएंगे, और वैसे भी मेरी उम्र कम है, टेस्ट आने ही वाले थे, तो हो सकता है मेरी भर्ती हो जाए। उन्होंने थोड़ी बहुत जान पहचान लगाई थी। मेरा तगड़ा शरीर देखकर आसानी से मुझे पुलिस में जॉब मिल गई थी और मैं कांस्टेबल बन गया था। जो सपना टूटा था, ऐसा लग रहा था एक एक करके कड़ी उसमें जुड़ रही है। हो सकता है मैं पुलिस में होकर भी वो काम कर पाऊं जो मैं आर्मी में रहकर करना चाहता था। दोबारा सपने जागने लगे थे, लेकिन एक कांस्टेबल की कभी ड्यूटी कहीं पर लगती है तो कभी कहीं पर। मैं जंग के मैदान में जाना चाहता था, लेकिन मेरी ड्यूटी उसी मंत्री के घर पर लग गई थी। उनकी उम्र 60 साल थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा रहा करता था। मुझे अपने घर के बाहर देखकर उन्होंने मुझे गले से लगाया था और कहा था, अब तुम देश की सेवा कर सकते हो। मैंने उनसे कहा था, ये काम काफ़ी बोरिंग है, मुझे बस यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। मैं जंग के मैदान में बंदूक को हाथ में पकड़े दुश्मनों को मारना चाहता हूँ या उनकी गोली से मर जाना चाहता हूँ। मैं इस तरह खड़े रहना नहीं चाहता। तब उन्होंने 15 से 20 मिनट तक मुझसे बात की और मुझे समझाया था कि जंग में हमेशा किसी को मारना नहीं पड़ता, हमेशा मरना नहीं पड़ता।
कभी कभी अगर जंग ना हो वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। वहां और भी कई कांस्टेबल थे, कई बॉडीगार्ड थे, लेकिन वो मंत्री मुझसे बात करना सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे। उन्हें मेरी आंखों में वो सपने दिखा करते थे जैसे उनकी आंखों में थे। एक दिन जब उनके टेबल के पास मैं खड़ा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, सभी खड़े हैं, मैं भी खड़ा रहूंगा। आप मंत्री हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, मैं आपके साथ बैठकर इस तरह से चाय नहीं पी सकता। उन्होंने बहुत जबरदस्ती की थी तो मेरे साथ ही कहने लगे, अब मंत्री जी कह रहे हैं और घर में है तो तुम बैठ सकते हो। मैं बैठकर उनसे बातें करने लगा। पहली बार वो अपने दिल की बातें मुझे बताने लगे थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लगभग 30 साल पहले उनकी जिंदगी में इतनी बुरी बुरी घटनाएं हुई कि वो बताने लायक नहीं रहे थे। उनके पिता की मौत हो गई थी, उनके भाई की मौत हो गई थी, उनके बेटे की मौत हो गई थी, उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। ये सुनकर मैं काफी झटके में था। मैंने कहा, क्या आतंकवादी हमला हुआ था? क्या कोई दुश्मन था आपका जिसने आपके परिवार को मारा? तब उस मंत्री ने इधर उधर झांकते हुए कहा, मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, फिर कभी बताऊंगा। ये बात कहकर वो अपने घर के अंदर चले गए थे और आंखें उनकी नम थी, लेकिन वो बात मुझे अंदर से जैसे टटोलती रही। बेवजह ही मेरे ख्याल बार बार उस तरफ जाते रहे। उनकी आंखों में वो आंसू थे, उन्होंने मेरी आंखों के आंसू पहुंचे थे और मैं चाहता था उनकी अगर कोई भी इच्छा मैं पूरी कर पाऊं। अगर उनका कोई दुश्मन है उसे मैं मिटा सकता हूं। ऐसे अच्छे इंसान के दुश्मन कौन हो सकते हैं? एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं रात के वक्त वहां पर था और मेरे साथी बाहर थे। उन्हें थोड़ी बीड़ी पीनी थी, लेकिन मैंने कहा मैं अंदर ही रहना चाहता हूं, हमें काम पर हमेशा लगे रहना चाहिए। तब वो मंत्री ने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। वो मुझे झूमर दिखा रहे थे, वो महंगी महंगी चीजें दिखा रहे थे और कह भी रहे थे कि मैं इतना अमीर हूं, यहाँ इस तरह सेवा भी करता हूं, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल नहीं सकता। मैंने हर कोशिश की थी, मुझे लगा था मंत्री बन जाऊंगा, ताकत आ जाएगी, नौकर चाकर होंगे मेरे पास ऐसे लोग होंगे जो किसी को भी मार सकेंगे, लेकिन जो मेरा दुश्मन है उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा, आप बताइए, कानून के हाथ हर कहीं पहुंच सकते हैं, अगर वहां कानून नहीं पहुंचा तो मैं कोशिश करूंगा। तब उन्होंने कुर्सी पर बिठाकर कहा था मुझे, देखो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो किसी को मत बताना। बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने ये बात बताई है। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा शख्स है जो इतने बड़े मंत्री को भी डरा कर रखे हुए है। तब उन्होंने वो पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उस समय वो कोई मंत्री नहीं हुआ करते थे, अपने गांव में रहा करते थे अपनी बीवी के साथ। उनका एक बेटा था, उनके पिता भी उनके साथ रहा करते थे और उनकी उस गांव में बड़ी बड़ी जमीनें थी। वो जमींदार कहलाया करते थे, लेकिन वहां काफी ज्यादा फसल होने के बावजूद भी उनके पैसे बच नहीं पाते थे, क्योंकि वहां फसलें खराब हो जाती थी। अचानक तूफान आ जाया करता था। एक चुड़ैल जो एक पहाड़ी के ऊपर रहती थी वो विनाश करने लगी थी। किसी ने उस पहाड़ी के ऊपर उस चुड़ैल को जैसे जिंदा कर दिया था। कहते हैं वहां पर वो पहले मरी हुई थी, किसी ने उसे जिंदा कर दिया और उसके बाद वो तबाही मचाने लगी। क्योंकि वो उस जगह के जमींदार थे तो ये काम उन्हें सौंपा गया कि उस चुड़ैल को वो मारेंगे। उनकी उस समय हिम्मत बहुत ज्यादा थी, उससे लड़ने के लिए वो अकेले चले गए थे उस पहाड़ी के ऊपर। और जब उन्होंने उस चुड़ैल को देखा, पहले उन्हें यकीन नहीं था कि ये बातें सच हैं, लेकिन वो असली चुड़ैल थी जो उनके पीछे पड़ गई। वो युद्ध के बराबर था जिसमें वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। जख्मी होकर वो किसी तरह से घर तो पहुंच आए, लेकिन नुकसान उस चुड़ैल को भी हुआ था। और उसके बाद जो उस चुड़ैल ने तबाही मचाई, पहले वो सिर्फ उस पहाड़ी पर रहती थी, लेकिन उसके बाद वो पहाड़ी से नीचे उतरी और जितने भी लोग थे जो उस मंत्री को जानते थे, हर किसी को मारा उसने। पहले बेटे को मारा आंखों के सामने, सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके पिता को मारा तड़पा तड़पा कर। उसके बाद बीवी को मारा आंखों के सामने। हर एक दिन एक इंसान मारा जा रहा था। जब उनका कोई नहीं बचा, तब वो चुड़ैल आखिरी बार उन्हें मारने के लिए आई थी और गांव वालों ने किसी तरह उस मंत्री को बचा लिया था।
मंत्री तब वहां से भाग निकला था, लेकिन एक वादा करके कि वो वापस आएगा उस चुड़ैल से बदला लेने के लिए। उसके बाद उसने हर कोशिश की। उसने कई पुलिस वालों को वहां भेजने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल वो आम लोगों को नज़र नहीं आती। वहां रहना पड़ता। जो रहता, जिसे वो नज़र आती, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। आज भी चुड़ैल 30 सालों बाद वहां मौजूद है और वो मंत्री ने कोशिश की, इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा, बड़े लोगों को वहां भेजा, जिंदा कोई नहीं बचा। तब वो मंत्री मेरी आंखों में देखकर कह रहे थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें खुद नहीं पता वो चुड़ैल कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसे मारा नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। जो उसे रोकना चाहता है वो ना सिर्फ उसे मारती है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए हर किसी इंसान को मार देती है। और आज भी वो मंत्री की तलाश कर रही है, इंतज़ार कर रही है। और वो मंत्री कह रहा था, मैं आज भी वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है मेरा बदला कौन लेगा। मैं तो मारा जाऊंगा, मेरे साथ ही मेरी आत्मा भटकती रह जाएगी। मैं बस उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए आज भी कोशिश कर रहा हूँ कोई रास्ता मिल जाए। इतने बड़े ओहदे तक पहुँच गया, इतना ताकतवर हो गया, लेकिन एक चुड़ैल को नहीं हरा सकता मैं, एक चुड़ैल को नहीं हरा सकता मैं। उनकी ये बातें सुनकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। देखिए, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। आपको लगता है किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, झूठी चुड़ैल बनकर। मैं ऐसे कई किस्सों के बारे में पढ़ चुका हूँ जहाँ लोगों को झूठ बताया जाता है, अंधविश्वास में धकेला जाता है, और जैसे हुआ कुछ और होता है, हमें दिखाया कुछ और जाता है। तब वो मंत्री मुझे समझाता रहा था कि तुम नहीं मानोगे, मैं जिसे भी बताता हूँ वो बात नहीं मानता, लेकिन वहाँ आज भी वो चुड़ैल है और वो इंतज़ार कर रही है मेरा। मैं उन्हें कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। वैसे भी मुझे जंग का मैदान पसंद है, और वहाँ अगर ऐसा खतरा है तो मैं वो खतरा मोल लेना चाहूँगा। उस मंत्री ने कहा था, अकेले नहीं जा पाओगे तुम, और वैसे भी साथ किसी को लेकर गए तो भी बच नहीं पाओगे। वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये जंग से भी ज़्यादा बड़ी घटना होगी जिसमें तुम जीत नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें ऐसे खतरे में भेजना नहीं चाहूँगा। मैं जिद करने लगा था, मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा। अगर आप वहाँ मुझे पहुँचा पाएँ तो मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, बस मेरी नौकरी को कोई खतरा ना हो। मेरी आंखों में वो जुनून देखकर उस मंत्री ने कहा था, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वहाँ तुम उस चुड़ैल को ख़त्म करके आ गए, इंस्पेक्टर कैसे बनना है या कैसे बनाना है वो मेरा काम। उस चुड़ैल का अगर खात्मा कर सकते हो तो मुझे करके दो, लेकिन यकीन करना होगा पहले, सच में चुड़ैल मौजूद है वहाँ पर। अब मैंने सौदा तय कर लिया था। उस मंत्री का मानना था कि वहाँ इतना खतरा है कि मैं मारा जाऊँगा, और वैसे भी मैं जंग के मैदान में मरना चाहता था, तो मेरा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा अगर मुझे कुछ होता है। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ, वो बड़ा युद्ध जीत कर आऊँगा और यहाँ इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, ये भी मेरे लिए बिल्कुल आर्मी जैसा ही होगा जैसे एक जंग जीती हो। तो दोनों तरफ मेरा ही फ़ायदा होने वाला था, और मंत्री भी मान चुके थे। मैंने भी उनसे सौदा तय कर लिया, और उन्होंने वो एड्रेस मुझे दे दिया था जहाँ जाकर मुझे उस चुड़ैल का अंत करना होगा। ऐसे बीहड़ जहाँ तक बस भी नहीं जाती, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल भरा होगा। वो कभी अपने उस गांव नहीं जाते, किसी को पूरा सच नहीं बताते कि वो वहाँ पर बचपन में रहा करते थे, और वहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। सच में जब मैं उस गांव में जा रहा था तो सड़कें वहाँ मौजूद नहीं थी। एक खास जगह जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, मैं टैक्सी के सहारे वहाँ तक पहुँचा था, और आगे का सफ़र मुझे एक बैलगाड़ी से तय करना पड़ा था। वो बैलगाड़ी भी कच्ची सड़कों पर जा रही थी, और वहाँ ऐसा लग रहा था ये पेड़ कुछ अजीब से हों। काफ़ी जगह पेड़ पौधे पूरी तरह से सूखे हुए थे, जैसे उन्हें पानी ना मिल पा रहा हो, जबकि उसके 3-4 फुट की दूरी पर पूरी तरह से हरे पौधे, जैसे वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो, मिट्टी भी गीली। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे कुछ
अजीब सा यहाँ पर काम कर रहा हो। सड़क की एक तरफ के सारे पौधे काले हो चुके थे, जैसे गल चुके हों। सड़क के दूसरी तरफ के सारे पौधे पूरी तरह से हरे भरे थे और हरियाली ऐसे फैली हुई थी जैसे इस तरफ पूरी तरह से एक घना जंगल है और दूसरी तरफ एक रेगिस्तान है जहां बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। मैं पगडंडियों तक उस बैलगाड़ी के सहारे गया था और आगे का रास्ता टायरों से तय नहीं किया जा सकता था। बैलगाड़ी के जो टायर हैं वो भी एक हद तक उन खड्डों के ऊपर से निकल सकते हैं और आगे का रास्ता मुझे घोड़े से तय करना पड़ा। एक आदमी अपने घोड़े पर था और मुझे भी सफ़ेद रंग का एक घोड़ा दे दिया गया था जिस पर बैठा दोनों तरफ लादे हुए मैंने बैग अपना सारा सामान वहां रखे। एहसास हो गया था कि मैं जंग के मैदान में जा रहा हूं, लेकिन जब मैं चुड़ैल शब्द इस्तेमाल करता हर कोई अपने मुंह पर हाथ रख लेता। वो आदमी ने भी ऐसा ही किया था। वो चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते, लेकिन उन्हें ये पता था कि मंत्री जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और अगर मैं यहाँ उस चुड़ैल का, जिसका वो नाम तक नहीं लेते थे, उसका अंत कर पाया तो इस इलाके में भी तरक्की हो पाएगी। वो चुड़ैल यहाँ किसी को आने तक नहीं देती और जो यहाँ पर रहता है उसे कहीं जाने नहीं देती। घोड़े के सहारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ये जगह कुछ अजीब सी थी। शाम का वक्त हो गया था, पेड़ चारों तरफ थे, लेकिन धुंध, गर्म धुंध। अमूमन जंगलों में जब धुंध होती है तो ठंड का माहौल सा हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ठंडक शरीर को लगने लगती है और मोटे कपड़े पहनने पड़ जाते हैं। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पसीना बहे जा रहा था, लेकिन फिर भी ये धुंध धुएं की तरह जैसे ज़मीन पर चिपकी हुई थी। आसमान में जैसे हल्के हल्के तारे नजर आने शुरू हो गए थे, लेकिन ज़मीन पर जैसे धुंध चिपक गई थी और हटने का नाम नहीं ले रही। हमारे घोड़े जब उस धुंध की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, कई जगह मरे हुए जानवर, उनकी हड्डियाँ, कई गली सड़ी सब्जियाँ, बदबू, नाला, हर चीज़ में देखता जा रहा था और ऐसा लग रहा था, ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया। भारत में कोई ऐसी जगह भी मौजूद है जो बाकी दुनिया से जैसे कटी कटी सी है। मैंने इसका ज्ञान अभी तक पाया क्यों नहीं? क्या मुझे इसका पहले से पता होना चाहिए था? क्या सच में यहाँ चुड़ैल का रहस्य है या झूठी बनावटी कहानियाँ इस इलाके को पिछड़ा रखने के लिए सच मुझे सबके सामने लेकर आना था? उस गांव तक पहुँचने में मेरी पीठ अकड़ गई थी। घोड़े की सवारी मैंने कभी नहीं की थी। इतनी लंबी सवारी करने के बाद जब उस गांव तक पहुंचा, ये एक साधारण छोटा गांव नहीं था। अमूमन किसी भी छोटे गांव में 40 से 50 घर होते हैं। यहाँ पर 300 से 400 घर थे। एक बड़े शहर की तरह दूर दूर तक ये गांव फैला हुआ था, लेकिन था गांव ही। कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ घर, खेत और बीहड़। दूर दूर घने घने जंगल और पीछे वाली वो पहाड़ियाँ। ऐसा लग रहा था कुदरत की गोद में बसा हुआ ये गांव बहुत सारे राज खुद में समाये हुए हैं। और जब रात के वक्त मुझे वहाँ देखकर कुछ लोग हैरान हो गए थे, मैं उनके कपड़े भी पहचानने की कोशिश कर रहा था। भारत के किस इलाके का पहनावा इस तरह का है मुझे नहीं पता। ऐसा पहनावा ये क्यों पहने हुए थे? आदिवासी नहीं थे ये, लेकिन लकड़ी और पत्तों का ये पहनावा, और ये जो पत्ते थे साधारण नहीं, प्लास्टिक के पत्ते लग रहे थे, बनावटी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ पेड़ों पर ऐसे पत्ते लगते हैं, नकली जैसे लगने वाले, लेकिन वो गलते तक नहीं। ये लकड़ी पूरी तरह से जैसे चबाने लायक होती है। यहाँ पेड़ अजीब है, रात को अलग हो जाते हैं। वो कहानियाँ 15-20 मिनट तक मुझे सुनाई गई थी। हर बड़ी कहानी छोटे रूप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मुझे डराने के लिए। कहानियाँ अंधविश्वास बढ़ाती हैं। जब कहानियों को खींचा जाता है तो उन कहानियों में झूठ घुसेड़े जाते हैं। इसीलिए उन कहानियों को छोटे स्वरूप में सुनना चाहता था मैं, और इतना थका भी था कि हर किसी से बात नहीं कर सकता था। उस गांव का कोई मुखिया नहीं था। वहाँ एक आदमी इस गांव में अपने हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि 5 लोग थे, 5 बड़े बड़े लोग।
जो एक कमरे में बैठकर ऐसे निर्णय लेते जिससे ये गांव आगे बढ़ पाता और आगे क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बंद कमरे में ये पक्का किया जाता। मुझे एक छोटा सा झोंपड़ा दिया गया था। झोंपड़े के अंदर खाने पीने का सामान रखा गया था। अलग अलग तरह के फल जो मैंने कभी खाए तक नहीं थे, जिनकी जानकारी तक मुझे नहीं थी, और मैं आर्मी में भर्ती होने से पहले ही हर तरह की ट्रेनिंग ले चुका था। एक खास बात जानता था मैं, अनजान फल जिसके बारे में आप नहीं जानते उन्हें खाना नहीं चाहिए। जंगलों में कई ऐसे सुंदर दिखने वाले फल होते हैं जिनमें जहर होता है। एक बार उसे खाएंगे दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए इन फलों को खाने के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि यह खाने लायक है, तो मुझे अब खाने के लिए सिर्फ वही मिला था तो मैंने खाए। सब्जियां, रोटी उन्होंने मुझे खुद बना कर दी थी, और वो रात बड़ी अजीब सी निकली थी। पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। सन्नाटा। जब भी आप पहाड़ों में जाएंगे वहां भी जंगल होते हैं, वीरान गांव भी होते हैं, लेकिन जब भी वीरान जगह पर जाएं आपको टिड्डों की आवाजें, पंछियों की आवाजें, जानवरों की आवाजें, पानी की आवाजें, झरने की आवाजें, ऐसी आवाजें सुनाई देती रहती हैं जो जिंदगी की निशानी होती हैं। यहाँ ऐसा सन्नाटा था जैसे रात को कोई मौजूद ना हो, जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी है। ऐसा सन्नाटा आपको मौत के करीब होने का एहसास दिला देता है। अगली सुबह जब मैं उठा, चिड़ियों की वो चहचहाहट ने मेरी आंखों में जैसे नया सा नूर भर दिया था। बाहर निकलकर मैं देखने लगा। दूर वाले वो पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ जितने घर थे वो भी काफी सुंदर लग रहे थे, भले ही रात को डरावने लग रहे हो। जब मैं उन लोगों से बात करने लगा था, हर कोई जल्दबाजी में काम कर रहा था। दिन के वक्त यहाँ काम किया जाता है और अंधेरे में कोई बाहर नहीं निकलता। मुझे वो आदमी मिल गया जो 5 लोग मिलकर यहाँ पर इस गांव को चलाते हैं। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। कल रात भले ही वो मुझसे मिल नहीं पाया था, बाकी कहाँ है उसने बताया नहीं, लेकिन वो मुझे एक खास जगह पर ले जाना चाहता था। उसने कहा था जो भी यहाँ पर आता है वो उस खास जगह ज़रूर जाना चाहिए। एक बार उस जगह को देख लो, उसके बाद तुम आगे क्या करना चाहोगे ये तुम पर है। मैं उसके साथ चलने लगा। कहीं से शुरुआत तो करनी थी। दिन के वक्त मुझे पूरी कहानियां सुननी थी, रात को अधूरी कहानियां सुनाई जाती। उस चुड़ैल का नाम तक नहीं लिया जाता। यहाँ वो बात करना शापित माना जाता है। जब मैं उस आदमी के साथ चलकर उस गांव की बाहर वाली वो साइड गया था, वहाँ एक छोटी नदी लगती थी और नदी से आगे जाने का एक रास्ता। इतना डरावना रास्ता मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बड़ा सा दरवाज़ा बनाया गया था पत्थरों का, और उस पत्थरों के ऊपर हड्डियां ही हड्डियां चिपकी हुई। और उस आदमी ने जब मुझे बताया कि वो हड्डियां किसकी हैं, अंदर तक मैं कांप गया था। इंसानी हड्डियों से बना हुआ बड़ा सा द्वार। इस गांव से वो पहाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता यहीं से होकर गुजरता, और ये बड़ा दरवाज़ा, ऐसा डरावना रास्ता जहां हर तरफ खोपड़ियां ही खोपड़ियां डंडों पर लटकाई हुई। यहाँ ज़मीन पर जो पत्थर लगाए हुए थे उनके बीच भी हड्डियां थीं। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं छलांग लगाकर उस सड़क से थोड़ा नीचे उतर आया था। इंसानी हड्डियों पर पैर रखना अब शगुन माना जाता है। जो मर गया है उसे या तो दफनाया जाएगा या उसे जलाया जाएगा। इस तरह हड्डियों को सड़कों पर नहीं बिछाया जाता। ये अपमान होता है उन लोगों का। ये कैसे लोग हैं? तब वो आदमी मुझे बताने लगा था, हम ये हड्डियों को जला भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। ये याद दिलाने के लिए है कि इस रास्ते से आगे बढ़ने के बाद वो पहाड़ी पर क्या मिलता है, और वहाँ जो है जिसका हम नाम नहीं लेते, जब वो यहाँ आ जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। ये तांडव 30 साल पहले हो चुका है, जब यहाँ लाशें ही लाशें बिछी थी। जो बचे उन्होंने दोबारा इस गांव को बसाया। वो मौत की रात थी जब सब कुछ अंत के करीब था। उसके बाद बस उस पहाड़ी से वो ना आए, हर कोई यही दुआ करता है। मैंने तब उससे पूछा था, मंत्री जी ने कहा था कि उसके पिता की मौत हुई थी, उसके बेटे की मौत हुई थी, उसकी बीवी की मौत हुई थी,
लेकिन मंत्री जी बच गए थे। वो आदमी कहने लगा, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा है वो यहाँ से दूर है। दोबारा यहाँ आने की उसने कोशिश नहीं की। लोगों को ज़रूर भेजा था लेकिन उसका अंत नहीं हो सकता। उसे मैंने वो मैसेज भिजवाया था। वो क्या फिर से तुम्हें भेज चुका है? एक और बलि देने के लिए किसी को भेजा उसने। मैंने तब उस आदमी को कहा था, मैं उनके कहने पर नहीं आया, अपनी मर्जी से आया हूँ। फिर वो आदमी मुझे एक तरफ ले जाने लगा। एक तो यहाँ खोपड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा थी, इंसानी कंकाल ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। उसके बाद आगे कई जानवरों की हड्डियाँ और पीछे कई और खोपड़ियाँ। तब वो आदमी दिखाने लगा था, ये पीछे इंसानी कंकाल देख पा रहे हो जो ये जानवरों के साथ पीछे फेंके हुए हैं? मैंने कहा हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा, ये वो कंकाल हैं जो बाहर से लोग आए उसे मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। वो जिंदा नहीं बच पाए, इसीलिए कह रहा हूँ वापस चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। तुम मुझे अच्छे लगते हो लेकिन कंकाल के रूप में अच्छे नहीं लगोगे। उसने हंसते हुए ये कहा था और मैंने उसको कहा, इसमें हंसने की बात नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं चाहूँगा आप कुछ समय शोक मनाएं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी लाशें देखी हैं कि मौत बहुत करीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे आज ही वो ऊपर से आएगी, मुझे और सबको मार देगी। वो ऐसा ही करती है, जब गुस्से में आती है वो मार देती है। फिर मैंने उस आदमी को कहा था, मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ, एक बार वहाँ जाकर देखना ज़रूर चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम वहाँ जाकर कुछ कर दोगे और उसके बाद भुगतना हमें पड़ेगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं अब जिद करने लगा था कि मैं वहाँ पर जाने के लिए ही आया हूँ, यहाँ गांव में आपके फल खाने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद उसने अपने साथियों से बात करने के लिए कुछ समय मांगा। दोपहर तक वो वहाँ से गायब रहा। अपने साथियों के साथ उस बंद कमरे में उन 5 लोगों ने क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे बाकी 4 लोग नहीं मिले। वो पीछे के दरवाजे से निकल गए और वो मुझे देखना तक नहीं चाहते थे। मैं फिर से उस आदमी से मिला और उसने कहा, ठीक है 2 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और वहाँ वो तुम्हें बताते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस पहाड़ी के ऊपर छोटी गुफा में नहीं जाना है। अगर तुम वहाँ जाना चाहोगे वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। मानते हो बात? मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं तक जाकर खुश हूँ। फिर दोपहर के वक्त 2 लोग मेरे साथ थे और मैं बड़ा बैग पीठ पर टांगे हुए उस पहाड़ी की तरफ जाने को तैयार। उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए थे और अपने झोले में कुछ सामान छिपाए हुए। उन्होंने कहा ये खाने का सामान है। वो मुझे दिखा नहीं रहे थे। मेरे साथ वो चलने लगे थे। गांव वालों ने मुझे विदा किया था, क्योंकि इस रास्ते से जो भी आगे जाता है वो विदा ज़रूर करते हैं, शायद दोबारा उससे मिलने का मौका ना मिले किसी को। वो 2 लोग मेरे साथ चलती रहे और मुझे वो कह भी रहे थे, जब अंधेरा होना शुरू हो जाएगा हम पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। इस रास्ते से आगे अंधेरे के समय रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पहाड़ी के ज़्यादा करीब तक पहुँचे ही नहीं थे। शाम का वक्त हो गया और उन्होंने कहा कि हमें वापस चलना होगा। अब मेरे पास मौका था। मैंने कहा तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ। तब वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और कहने लगे थे, उस गुफा में मत जाना। मैंने कहा नहीं जाऊँगा, लेकिन आगे मैं कुछ चेकिंग करना चाहता हूँ अकेले में। मुझे हर किसी पर शक हो रहा है, इसलिए तुम जा सकते हो। अब वो मुझे वहाँ रुकने नहीं देना चाहते थे, मेरे साथ ही चलते रहे। भले ही अंधेरा हो चुका था लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाने को तैयार था और वो मुझे रोकने लगे थे। मैं उनको कहता जा रहा था कि जांच मुझे पूरी करनी है, मुझे एक बार मिलना है उससे, आखिर कौन है, कहाँ से आती है। हर चुड़ैल का एक राज होता है। मेरे मुंह से ये शब्द सुनने के बाद वो थर-थर कांपने लगे थे। अपने मुंह पर उन्होंने हाथ रखा और कहने लगे, ये शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते और ख़ास तौर पर यहाँ पर बिल्कुल नहीं। वो पीछे की तरफ जाना चाहते थे मुझे खींचकर, और मैंने उन्हें धक्का दिया कि तुम जा सकते हो, मुझे ऊपर काम है। वो डरकर पीछे चले गए थे। अब मैं उस पहाड़ी पर अकेला जा रहा था, चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए।
क्या सच में यहाँ पर कोई चुड़ैल मौजूद है? क्या जो मैंने हमेशा से सीखा है वो गलत है? मैं जब पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया, अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ मेरे सिवा भी कोई मौजूद है। या सच में वो किंवदंतियाँ, वो कहानियाँ सच तो नहीं? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो आवाज़ जैसे मेरा पीछा कर रही थी। वो पेड़ों के ऊपर से नहीं, ज़मीन के पास से आ रही आवाज़ें, ये सूखे हुए पत्ते थे, शायद उन पर कोई कदम रख रहा था। कभी दाईं तरफ से आती वो आवाज़, कभी बाईं तरफ से आती वो आवाज़। मैंने अपने बैग में क्या रखा हुआ था मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन जो ट्रेनिंग मैंने ली थी उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना जानता था। अचानक एक पेड़ के पीछे से जैसे काले कपड़ों में कोई हाथ में तेज धार तलवार लिए मुझ पर वार करने के लिए बढ़ा। ये क्या वो चुड़ैल है? वार इतना तेज था कि मेरे करीब से वो तलवार निकली थी। अगर मेरा शरीर वहाँ होता शायद कट जाता, लेकिन मैं पीछे गिर गया और अपने उस बैग से मैंने भी एक ऐसी ही तलवार निकाली थी, इससे ज़्यादा तेज, स्टेनलेस स्टील की। और वो जब मुझे सामने से तलवार से मारना चाहता था, मैंने उस तलवार को घुमाया और उस कपड़े को बीच से फाड़ दिया। उसकी छाती पर कट लगा था और पीछे से मुझे पकड़ने के लिए एक और वैसे ही काले कपड़े में। लेकिन मेरी इस तेज रफ्तार के सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरा पाँव उसकी नाक पर लगा और पीछे वाला गिर गया। आगे वाला जब दोबारा तलवार से वार करना चाहता था, बचने के लिए मुझे तलवार उसके पेट में घुसानी ही पड़ी। और जैसे ही पेट में वो तलवार घुसी, वो जिंदा से एक लाश में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। जो पीछे पड़ा हुआ था वो आदमी था, और आगे पड़ा हुआ वो जो मेरे साथ आया, ये वही दोनों थे। दोनों जमीन पर लेटे हुए, एक जिंदा और एक मरा हुआ। एक बेहोश था जिसे होश में लाने की मैंने कोशिश की। होश में आते ही वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मेरी उस तलवार से मुझे जैसे मारना चाहता था, मेरा सर धड़ से अलग करना चाहता था। और बचने के लिए एक ही रास्ता होता है, आत्मरक्षा। और मुझे भी तलवार उठानी पड़ी। वो मेरा सर धड़ से अलग करना चाहता था, मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मेरे साथ आए जिन्हें मेरी सुरक्षा करनी चाहिए थी और शायद सीधे तरीके से मुझे रोकना चाहिए था। मुझे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे मारना चाहते थे तो मुझे आत्मरक्षा में उन्हें मारना पड़ा। वो दोनों लाशें वहाँ पड़ी थी और मैं बहुत ज़्यादा चिंता में था। आखिर उस आदमी को मैं क्या कहूँगा? कैसे मारा मैंने इन्हें? ये मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगा कि वापस चले जाना चाहिए। यहाँ खतरा ज़्यादा हो सकता है, कहीं छिपकर कोई और मुझे मारने की कोशिश ना करे। और अब तक उस चुड़ैल से सामना नहीं हुआ। मैं उल्टे कदम पीछे बढ़ने लगा था और उनकी लाशों को भी उठाकर नहीं ले जा सकता था, लेकिन खून से लथपथ वो तलवारें मैं वापस लेकर आया था। जब वापस पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। हर कोई घर के अंदर सिमटा हुआ। रात के वक्त लोग घरों से बहुत कम बाहर निकलते हैं और वो आदमी एक दरवाजे पर खड़ा मुझे अंदर बुला रहा था। मैं उसके घर के अंदर गया और वो पूछने लगा, आखिर वहाँ क्या हुआ? तुम अकेले क्यों आए? वो दोनों कहाँ हैं? मुझे अब चिंता सताने लगी थी। अगर मैं उन्हें ये कहूँगा कि मैंने उन दोनों को मार दिया, ये गांव के लोग कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दें, और वैसे भी अंधविश्वासी लोग हैं, तो मैं कहानी बनाऊंगा तो ये उस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन सच भी तो जानना है। मैंने उस आदमी को कहा, वो दोनों मुझ पर हमला कर रहे थे, बेवजह मुझे आगे जाने नहीं देना चाहते थे और तलवार से मुझे मारना चाहते थे। तब वो आदमी कहने लगा, तुम उस पहाड़ी पर नहीं जा सकते। यहाँ गांव में सब लोग उस चुड़ैल से डरते हैं, दोबारा वो जिंदा ना हो जाए, इसलिए हो सकता है वो दोनों तुम्हें मारना चाहते हो ताकि तुम वहां ना पहुंच पाओ। मैंने कहा, लेकिन क्या बाकियों को भी चुड़ैल ने मारा है या उन लोगों ने या गांव वालों ने मारा है? इसका पता हम कैसे लगाएंगे? वो थोड़ा चिंता में आ गया था, लेकिन फिर कहने लगा, बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? मैंने कहा, उन्हें चुड़ैल ने मार दिया। वो मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन अचानक वो गुस्से में आकर उस चुड़ैल का नाम लेने लगे और वहां एक उड़ती हुई औरत आई जिसने उन दोनों को मार दिया। मैं तो वहां से भाग निकला। भले ही मुझे उससे लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया। मैं कल कोशिश करूंगा दोबारा उस चुड़ैल से मिलने की।
मैंने उस आदमी को झूठ बोल दिया था और उसकी आंखों में मैंने देखा वो ज्यादा डरा हुआ नहीं था, जैसे मुझ पर शक कर रहा। अगले दिन मैंने वो कहानी गांव वालों को बताई थी कि कैसे चुड़ैल ने उन 2 लोगों को मार दिया और सब घबराए हुए थे, लेकिन वो आदमी मुझ पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि मैं दोबारा वहां जाना चाहूंगा, शायद उस चुड़ैल को मारने का इकलौता रास्ता वहीं पर है जहां कोई कोशिश नहीं करता। अगली सुबह ही मैं उस तरफ बढ़ चला था अकेले। अब मेरे साथ कोई नहीं आना चाहता था और मैं इस चीज पर ध्यान भी दे रहा था कोई छिपकर मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं गांव वाले ही यहाँ लोगों को तो नहीं मारते और ये जो चुड़ैल की कहानियां सुनाई जाती हैं ये सब झूठी ही हों। जब मैं उस रास्ते से आगे बढ़ता गया, वो पहाड़ी जो करीब नजर आ रही थी, दिन के वक्त सच में चलने पर दूरी काफी ज्यादा लंबी सी हो जाती है। ऐसा लगता रहा पहाड़ी करीब है, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन हर बार दूरी लंबी महसूस होती रही। चलते चलते 4 घंटे तक मैं उस पहाड़ी के काफी करीब पहुंच गया था। रास्ता काफी अजीब सा था और वहां मुझे कई जगह जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कई और खाने पीने का सामान, ऐसा सामान जो शहरों में होता है यहाँ गांव में मौजूद नहीं होता, वो यहाँ पड़ा मिला मुझे। कुछ कपड़े, ऐसी कई चीज़ें थी जो मुझे शक दिखा रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वहाँ मैं देखना चाहता था कि चुड़ैल की वो गुफा कहाँ है। पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी गुफा मुझे नज़र आने भी लगी थी और अचानक जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे यहाँ बादल घिरने शुरू हो गए थे। बादलों के कारण यहाँ रोशनी कम होनी शुरू हो गई और जंगल में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। दोपहर का ही वक्त था और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी और अंधेरे में मुझे रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब आपको एक पहाड़ी पर चढ़ना हो, आपको पता है ऊपर की तरफ ही जाना है, तो मैं ऊपर की तरफ जाता ही गया। जब मैं उस गुफा के काफी करीब पहुंच गया था, एक काले चोले में मुझे अंदर कोई नजर आया और मुझे लगा ये भी उस गांव से कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आया होगा। यह गांव वाले कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं। लेकिन उसके हाथ में तेज धार तलवार मुझे डरा चुकी थी। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। मेरी ट्रेनिंग काफी मुश्किल हालातों में हुई है, इसीलिए उस तलवार से मैं बच गया। अपने बैग से जब मैंने भी वो तलवार को निकाला, उसके वार से ज्यादा तेज मेरे वार थे और वो तलवार मैंने एक तरफ फेंक दी। उसके हाथ से जब तलवार खिसक चुकी थी, वो हाथों से ही लड़ना चाहता था और मैंने जब उस तलवार को उसकी छाती में घोंप दिया, वो नीचे गिर गया, फिर से उठा, जिंदा हो गया दोबारा। मैंने उसके जो चेहरे पर वो काला चोला था, उसे तलवार से फाड़ डाला। ये एक औरत थी जिसका भयानक चेहरा था जैसे वो मरी हुई हो, लंबे बाल और तलवार से पहला वार उसकी एक बाजू कटकर नीचे गिर चुकी थी, लेकिन जिंदा, उंगलियां हिल रही। ये सच में एक चुड़ैल थी, लेकिन मेरी रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पा रही थी। उसकी दूसरी बाजू भी मैंने काट दी, उसकी टांगें काटी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसकी झपकती हुई वो आंखें और उसका वो बंद मुंह, उसके मुंह पर एक ताला लगा हुआ था काले रंग का, जो मैंने उसके सर के करीब जाकर देखा। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बाजू अब भी चल रही, उंगलियों से उसकी बाजू आगे की तरफ बढ़ रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही। मेरी आंखों के सामने जो था, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सच है, ये वही चुड़ैल है। जिस चुड़ैल की बातें मंत्री जी ने की, ये वही चुड़ैल है और मैंने उसके कई छोटे छोटे और टुकड़े किए, लेकिन सब हिल रहे, उसे जैसे मारा नहीं जा पा रहा था। वहीं पर मैंने एक खड्डा खोदा और उस खड्डे में दफन कर दिया उसके सारे अंगों को। शायद इससे उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी। शायद 30 सालों में चुड़ैल भी बूढ़ी हो गई होगी। उस गुफा में और कुछ नहीं था, लेकिन एक हिस्सा जहाँ पुरानी किताबें, काड़ा, एक पेड़ जो काले रंग का उस गुफा के अंदर लगा हुआ, उसके नीचे जड़ें फैली हुई, तने फैले हुए, पत्ते, और वो ऊपर की तरफ छत से जुड़ा हुआ था। शायद ऊपर कहीं निकला हुआ होगा।
अंदर कई किताबें थी फटी हुई, कई छोटे छोटे रंग बिरंगे कंचे पड़े हुए थे। ऐसा बहुत सारा सामान था जैसे कहीं घर से पुराने ज़माने का वो सामान यहाँ पर लाकर रखा गया हो, पुराने पुराने बर्तन। और अब यहाँ और कुछ नहीं था जो मेरे काम आता। जो काम मैं करने आया था शायद वो हो गया। इस तरह जब मैं वापस गांव में पहुंचा था, वहां लोग हैरान थे, लेकिन घरों से कोई बाहर नहीं आना चाहता था। उस चुड़ैल का खौफ यहाँ बहुत ज़्यादा था। और जब मैं उस आदमी से मिला, उसे बताने लगा था, कर आया हूं अंत उस चुड़ैल का, और उसका चेहरा उतर गया था। क्या, कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे मार दिया। उसने कहा, वो तो बहुत खतरनाक है, तुमने उस पर वार कैसे किया? तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने कहा, अगर मैं डर जाता तो वार कैसे कर पाता? मार दिया मैंने उसे। गांव वाले हक्के बक्के रह गए थे और मुझे अब भी बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। अगर उस चुड़ैल को मारना इतना आसान है तो कैसे उसने इतने सारे लोगों को मारा और वो बच भी गई? जब रात के 1 बजे मैं अपने घर में था, तब बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। मैंने खिड़की से देखा, बाहर वो चुड़ैल मौजूद थी, लेकिन उसका डील डॉल बदला बदला सा लग रहा था। एक पेड़ के पास वो चुड़ैल तलवार लिए जैसे ही वो घर के अंदर आने की कोशिश करने लगी, दूसरी तरफ से भी वैसा ही काला चोला पहने। मैं समझ गया ये चुड़ैल नहीं है, ये और लोग हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा मुकाबला वो भी नहीं कर पाए। मैंने तलवार से उनके शरीर पर वार किए और उनके कपड़े फाड़े। वो चुड़ैलें नहीं थी, लेकिन अंत में पेड़ के पास से निकली वही चुड़ैल। उसका शरीर जुड़ा हुआ था और वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही। कमज़ोर, फिर से मैंने उसे काट डाला, उसके हिस्से हिस्से कर दिए। वो तब भी नहीं मरी। मैं जानता था वो फिर से शरीर को जोड़ लेगी। पहली बार असली चुड़ैल को देखा है जो कटने के बाद दोबारा जुड़ जाती है, जिंदा होकर दोबारा आ जाती है। मैं इससे ज़्यादा छोटे हिस्से कैसे करूं? क्या जला डालूं उसे? क्या जलाना सही होगा? वो छोटे छोटे हिस्से उस चुड़ैल के मेरे घर में पड़े जो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद वहां पर वो 5 लोग आए। पहली बार उन 5 को देखा था, एक अकेले को नहीं। और गांव में कई लोग हाथ में मशाल लिए वहां वो भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे और मैंने उन्हें कहा, मैंने चुड़ैल को मार दिया। लेकिन वो लोग कह रहे, चुड़ैल का अंत नहीं किया जाता, चुड़ैल विनाश बनकर आती है, फिर लोगों को मारती है। तुमने उस पर हमला किया है, अब ये चुड़ैल कभी मारी नहीं जा सकेगी, ये दोबारा आएगी और हम सबको मार देगी। मैं उन्हें कैसे समझाता? वो मुझ पर हावी हो रहे। अचानक मेरी नज़रें एक आदमी पर पड़ी जिसके गले में एक अजीब सी काले रंग की चाबी थी, जैसे मांस की बनी हुई चाबी। ये अजीब काले रंग का मांस, और मेरे दिमाग में कई ख्याल आए। मैं हर चीज़ के बारे में जानने लगा था और उसके बाद वो भीड़ मुझे मारने के लिए बढ़ने लगी। मुझे वहाँ से भागना पड़ा, अपना सामान भी छोड़ना पड़ा। इस तरह मैं उस जंगल के रास्ते से भागा था और गांव वाले मुझे मारना चाहते थे। भागने की रफ्तार भी मेरी तेज़, और सच में जान चुका था जो अभी तक सबके सामने लेकर नहीं आया था। मैं उस जंगल से काफ़ी दूर भागा था, जहाँ घोड़े मिले मुझे। उन घोड़ों की सवारी करके सड़क तक पहुँचा। बैलगाड़ी से उन सड़कों से मैं वो टैक्सी वाली जगह पहुँचा, जहाँ से बड़े शहर तक पहुँचकर मंत्री जी तक बात पहुँचा पाया, और जिंदा बचते हुए। वो मंत्री ने कहा था, भाग आए उस जगह से, जिंदा बच आए। मैंने कहा, जिंदा भी बचा हूँ और सच भी जानकर आया हूँ। उस मंत्री को लेकर मैं उस गांव में पहुँचा था। करीबन 500 लोग थे जो गाड़ियां भरकर घोड़ों की सवारी करके उन रास्तों को साफ करते हुए उस गांव तक पहुंचे थे, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर। और वो मंत्री 23 साल बाद वहां आया था। उसने कोशिश की थी, लेकिन वो चुड़ैल से डरता था, उसके लोग मारे जाते थे। और यहाँ आकर उसे सच मैंने बताया था। गांव को चारों तरफ से घेर रखा था। रात के वक्त वहां चुड़ैल आई थी मारने के लिए, और उसे काट कर मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डाल दिया था।
चाहे वो जितनी भी कोशिश करती वो मुझे मार नहीं सकती थी। वो मंत्री डरा हुआ था कि वो चुड़ैल सबको मारेगी, लेकिन मैंने कैसे उसे काट डाला वो हैरान हो गया। तब मैंने उस मंत्री को बताया, ये चुड़ैल कैद है, इसका मुंह बंद है और इसकी जो चाबी जिसके गले में है वो इसे चलाता है। उन 5 में से एक आदमी जिसके पास वो चाबी थी वो उस चाबी का इस्तेमाल इस चुड़ैल के लिए करता था, इसे काबू में रखने के लिए। और 30 साल पहले उस मंत्री के ये दोस्त जो उसके परिवार को मारना चाहते थे, उन्होंने ये किया था। उनके साथियों ने वो चुड़ैल के कपड़े पहनकर उसके पिता को मारा था, उसकी बीवी को मारा था, उसके बेटे को मारा था। और चुड़ैल जो कि कमज़ोर थी, जो अपने हथियार से किसी को मार नहीं सकती थी, वो बस वहाँ पर रही। डर के मारे किसी ने उस पर हमला तक नहीं किया और इल्ज़ाम सारा उस चुड़ैल पर लगा। और मैंने भी कहा, ये कमज़ोर चुड़ैल इतने लोगों को नहीं मार सकती, इतने ज़्यादा लोगों को कभी नहीं। ये मैंने उसकी गुफा में रखी चीज़ों से समझ लिया था। इसके बाद वो मानने को तैयार नहीं थे। मैं मंत्री को कहता रहा, आपको दगा दी गई थी 30 साल पहले, इसके सबूत, इसका गवाह वो चुड़ैल। जब उस चाबी से उसका मुंह खोला गया उसने भी सब कुछ बयां कर दिया। वो कैदी थी, जो उसका मालिक, उस चाबी का मालिक उसे कहता उसे वो करना पड़ता। लेकिन एक चुड़ैल इतनी शक्तिशाली नहीं होती जो इतना आतंक मचाए बिना अपनी मर्जी के। उसका इस्तेमाल किया जाता था और ये लोग अपना काम करवाते थे। 30 सालों का राज हमेशा के लिए राज रखने के लिए उन्होंने अपने लोगों से लोगों को मरवाया। इल्ज़ाम चुड़ैल पर। वो कमज़ोर थी, कुछ ही लोगों को मार पाती थी, इतना बड़ा विनाश नहीं कर सकती थी, गुलाम थी। इसके बाद वो मंत्री ने अपने हाथों से उन 5 को गोलियों से भून कर रख दिया था। मारने की कोशिश तो उस चुड़ैल को भी की गई थी, लेकिन वो चुड़ैल जिसका मुंह खोला जा चुका था वो खुद मौत मांग रही थी। जिसके हाथ में चाबी है वो ताला लगाएगा, आज्ञा देगा काम करने की और उसे वो करना होगा। मैंने उस चाबी से उसे आज्ञा दी थी कि तुम अब मर जाओ, और उस चाबी को घुमाते ही मेरी आंखों के सामने वो राख बन गई। इस तरह आतंक का अंत हुआ था, जो सिर्फ उस चुड़ैल से जुड़ा हुआ नहीं था। इंसान जो चुड़ैलों से भी कई बार ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर तो ज़रूर बन गया था, लेकिन इस कहानी को मैंने खुद तक ही सीमित रखा। ये एक ऐसी कहानी है, मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना है जो काफ़ी अजीब है और सबक भी देती है। कई बार बुरी शक्तियों से भी ज़्यादा बुरे इंसान होते हैं और उनके राज उससे भी ज़्यादा भयानक होते हैं। हर चीज़ उस राज में छिप कर रहना चाहती है, और आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपको और भी गहरे दलदल में ले जाता चला जाता है। जैसे उन 5 ने 30 साल पुराना वो राज छिपाने के लिए और भी कत्ल किए, और इतने कंकाल उनके द्वारा मारे गए लोगों के थे, ताकि वो राज, वो किंवदंती हमेशा के लिए राज बनकर रहे।